आपको शायद पता होगा कि भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपने टॉप कैंपेन इनिशिएटिव में से एक बनाया था और अनाउंसमेंट किया गया कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीतती है तो वह इसे संसद के माध्यम से पारित करवाएंगे। कांग्रेस ने इलेक्शन जीता और नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बिल तैयार करना शुरू किया जिसे पारित किया जा सके। नेहरू ने कोड बिल को 4 अलग अलग बिलों में डिवाइड किया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट शामिल थे। जनरली इस तरह के बिल लाने में काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, बट इन्हें काफी कम प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा और 1952 और 1956 के बीच हर एक बिल को संसद में पेश किया गया और पास किया गया। जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रयास का उद्देश्य संस्कृति और कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करना है। इस कोड की आवश्यकता भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। तो ये उस वक्त समान नागरिक संहिता न लाकर लाते हैं हिंदू कोड बिल। क्यों? क्योंकि अगर वे यूसीसी लाते तो इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना पड़ता। क्या यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने से किसने रोका होगा, जबकि 1950 के दशक में उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर से भारी समर्थन प्राप्त था। वह हिंदू कोड बिल पर ही क्यों रुके? क्यों नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया? इसका सिंपल सा आंसर है लैक ऑफ पॉलिटिकल करेज। यही कारण है कि यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा बन गया, जिसमें कहा गया था कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये वही समय था जब समतावादी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के विचार को सिक्योर करने के लिए जो नेसेसरी था उसे करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। एंड दिस वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस बात को आज 72 साल गुजर गए, जिसमें सबसे ज्यादा समय कांग्रेस ने गुजारा है और इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आज तक कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेले से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी। एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। अब चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर बार देश के हित में जो भी फैसला हो सकता था इन्होंने किया। खैर, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। चूंकि हमारा समाज लगातार बदल रहा है और इसीलिए हमें भी अपने देश की उन्नति और बेहतरी के अनुसार अपने कानूनों में संशोधन करना चाहिए। पहले कानून उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते थे, लेकिन तब से वे कानून वैसे के वैसे ही रुके हुए हैं। उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जिसकी आज भारत को सख्त जरूरत है। समानता और समान न्याय के उद्देश्य के लिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं को तलाक के बाद या पति की मृत्यु के समय उनके अधिकार नहीं मिलते थे, लेकिन समान नागरिक संहिता के लागू होने से उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और यहां तक कि यह हमारे देश को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बड़ा ही सिंपल तरीके से कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या और इसके फायदे क्या क्या है। देखिए, जिस प्रकार स्कूल में छात्रों को एक समान यूनिफॉर्म दिया जाता है ताकि उनकी जाति, रंग, धर्म आदि के बावजूद उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके, उसी प्रकार हमारे देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जा सके। एक कानून जो सभी पर लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या फिर जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति या धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह और जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म की जरूरत है
जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर खड़ा रहे। और जब तक ये नहीं होगा, भारत विकासशील से विकसित नहीं कहा सकता। अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के वजह से जुडिशियरी पर बहुत बोझ पड़ता है। यूसीसी लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक देश भर के अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। इनमें से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले तो डिस्ट्रिक्ट और तालुका अदालतों में ही हैं। वहीं 25 हाई कोर्ट में 59 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 केसेस पेंडिंग है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता कोर्ट में एक मामला 1951 से पेंडिंग है, यानी कि 72 साल बाद भी उस मामले का निपटारा नहीं हो सका है। 13 जनवरी 23 तक देश भर की 25 हाई कोर्ट में कुल 59.78 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इनमें से 42.92 लाख सिविल मामले हैं, जबकि 16.86 लाख क्रिमिनल मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो 1 साल में आए हैं। करीब 9.5 लाख मामले 1 से 3 साल पुराने हैं, जबकि 11.24 लाख मामले 3 से 5 साल से अदालतों में पेंडिंग है। 73,000 से ज्यादा मामले तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी लंबे समय से हाईकोर्ट में अटके पड़े हैं। 2016 में अदालतों में पेंडिंग मामलों में लगने वाले समय को लेकर एक स्टडी हुई थी। यह स्टडी कानून पर काम करने वाली संस्था दक्ष ने की थी। इस संस्था ने अलग अलग अदालतों में लंबित 40 लाख से ज्यादा मामलों के आधार पर रिपोर्ट जारी की थी। इस आधार पर संस्था ने अनुमान लगाया था कि अगर आपका कोई केस किसी हाईकोर्ट में जाता है तो इसका निपटारा होने में करीब 3 साल और 1 महीने का वक्त लगता है। वहीं अगर मामला जिला या तालुका अदालत में जाता है तो उसे निपटने में 6 साल लगते हैं, और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 13 साल का समय लग सकता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति का केस कोर्ट में चल रहा होता है, फैसला आने तक वो व्यक्ति जीवित भी नहीं रहता। पेंडिंग मामले पर स्टडी करने वाली संस्था दक्ष का असेसमेंट था कि हाई कोर्ट के जज हर दिन 20 से 150 मामले की सुनवाई करते हैं। अगर इसका औसत निकाला जाए तो हर दिन 70 मामले, यानी एक जज हर दिन औसतन 5.5 घंटे का समय सुनवाई को देते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रयास का उद्देश्य संस्कृति और कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करना है। इस कोड की आवश्यकता भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुरक्षित करना है। चूंकि यह कोड जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना भारत के नागरिकों पर लागू होता है, इसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लेकिन विवाह, तलाक, रखरखाव और गोद लेने के मामले में इस कोड का कोई इफेक्ट नहीं है, जिसे बदलने की जरूरत है। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो इसके बहुत सारे इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। नंबर 1, कानून के प्रोविजन की ओवरलैपिंग से बचा जा सकेगा। नंबर 2, लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नंबर 3, देश में अगर एक लॉ होगा तो देश एक साथ बोलेगा, एक साथ खड़ा होगा। नंबर 4, एक लॉ होने के वजह से जो भारतीय कानून व्यवस्था है वो और सिंपल हो जाएगा। नंबर 5, जुडिशियरी पर बोझ कम होगा, जिसके वजह से जस्टिस जल्दी मिलेगा। अगर आप देखें तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रूस जैसे विकसित देशों ने अपने समाज, संस्कृति, धर्म की बेहतरी और समुदायों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता को एक विकासशील कानून के रूप में अपनाया है। यूएसए में एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो उनके राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान बनाता है और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव को भी दूर करता है। यहां तक कि दूसरे देशों के लोगों को भी अपने देश के सामान्य कानून का पालन करना पड़ता है। 1840 की लेक्स लॉसी रिपोर्ट के अनुसार क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित भारतीय कानूनों में एक रूपता का महत्व है,
लेकिन यह निर्णय लिया गया कि क्राइम, एविडेंस और कॉन्टेक्ट से संबंधित मामलों को छोड़कर हिंदू और मुसलमान को अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित किया जाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसियों के बीच विभाजन किया जाता है और उनका व्यक्तिगत कानून विवाह और तलाक के सामान्य मामलों से निपटने के दौरान सभी अदालतों और पंचायतों पर लागू होता है। बाद में 19वीं सदी में हिंदू कानून की तुलना में मुस्लिम कानून या शरिया कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया। मुस्लिम कानून में एकरूपता नहीं है क्योंकि यह लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। भारत में अधिकांश मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति, डाउरी सेटलमेंट और डिवोर्स के राइट से रोका जाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पूरे गोवा में लागू है। इसे 1870 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा फैमिली लॉ के रूप में पेश किया गया था, लेकिन गोवा के फ्रीडम के बाद भी इस कानून को बरकरार रखा गया और 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बन गया। ये मैरिज एक्ट दो अलग अलग लिंग के व्यक्तियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह करने का राइट प्रदान करता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है। इसका मतलब है कि गोवा में शादी, तलाक और उत्तराधिकारी के कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए एक समान है। गोवा में अभी भी इस कानून का पालन किया जाता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। साथ ही यह अधिनियम कहता है कि तलाक के समय संपत्ति के संबंध में पति पत्नी दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह एक्ट इस आधार पर भेदभाव करता है कि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक पति या पत्नी रख सकता है अगर पहली पत्नी 30 साल की आयु तक लड़के को जन्म नहीं देती। इससे पता चलता है कि यह नागरिक अधिनियम भी भेदभाव करता है। द हिंदू कोड बिल में इस एक्ट का ड्राफ्ट भारत के संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें इन्होंने हिंदू विवाह में तलाक को वैध बनाया लेकिन बहु विवाह पर रोक लगा दी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा विवाहित हिंदू के अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया गया। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया, लेकिन इस अधिनियम में बेटियों को अपने पूर्वजों की संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार नहीं दिया गया। मुस्लिम कानून में कानून कोडिफाइड नहीं है। मुस्लिम कानून बहुविवाह की अनुमति देता है और एक पैट्रियर्कल लॉ है जो एक पुरुष को 3 तलाक की अनुमति देकर अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति देता है, जिसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की अनुमति के बिना तलाक के लिए फाइल करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अब अगर सरकार समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है तो उन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में 2 कंट्राडिक्टरी कानून नहीं हो सकते। भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का मैनेजमेंट खुद करना है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक मामलों को धार्मिक तरीके से हल किया जाना चाहिए। चूंकि यह अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए यह नगर पालिका या संसद को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। इतना जानने के बाद आपको नहीं लगता कि समान नागरिक संहिता को बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था? आपको क्या लगता है, सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जो सबके लिए सही हो? कमेंट में जरूर बताइए।